प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 से 20 अप्रैल तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे। मोदी वहां विभिन्न स्थानों पर 22,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आज शाम वो करीब 6 बजे गांधीनगर में स्कूलों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा करेंगे। यहाँ मोदी छात्रों और अभिभावकों से बात करेंगे। 19 अप्रैल को वो इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मोदी बनासकांठा के दियोदर में बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद दोपहर में वो जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखेंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी सहित देश के कई शहरों में रामनवमी और हनुमान जयंती पर हुई हिंसा की जांच NIA से करवाने की मांग की गई है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि कई राज्यों में हुई ऐसी हिंसक घटनाएं सिर्फ संयोग नहीं हो सकती, इनके तार आपस में जुड़े हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए इन सभी मामलों की NIA से साझा जांच कराई जानी चाहिए। उल्लेखनीय है कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में शनिवार शाम को हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर मजहबी उन्मादियों ने न सिर्फ पत्थरबाजी की थी बल्कि भड़काऊ नारे लगाते हुए तलवारें लहराई थीं। एक उन्मादी की पिस्तौल से गोलियां दागते हुए तस्वीर भी वायरल हुई है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदर्श गुप्ता का कहना है कि मुख्य आरोपी अंसार के आम आदमी पार्टी से संबंध हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला कोई संयोग नहीं था बल्कि सोची समझी साजिश थी। नई दिल्ली में आज से सेना के शीर्ष कमांडरों का 5 दिवसीय सम्मेलन शुरू हुआ। इसमें चीन और पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बारे में विस्तृत समीक्षा की जाएगी। सम्मेलन में रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से इस क्षेत्र में पड़ने वाले भू राजनीतिक असर का भी आकलन किया जाएगा। 21 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वरिष्ठ सैन्य कमांडरों से संवाद कर सकते हैं। उनके सम्मेलन को भी संबोधित करने की उम्मीद है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे करेंगे। केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातत्व स्थलों पर अब दशहरा, होली, महिला दिवस, मकर संक्रांति सहित 21 विशेष अवसरों पर लोगों को बिना शुल्क प्रवेश करने देने की अनुमति दी है। केंद्र सरकार ने आम लोगों विशेषकर युवाओं को देश की ऐतिहासिक धरोहरों से जोड़ने के उद्देश्य से यह फैसला लिया है। इसकी जानकारी सभी राज्यों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भेज दी गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता SK श्रीनिवासन की गत शनिवार को केरल में हुई हत्या के बाद पलक्कड़ पहुंचे ADGP विजय सखारे ने कहा है कि ऐसी हत्याओं के पीछे जरूर कोई साजिश है। ADGP ने उन आरोपों को भी खारिज किया कि पुलिस शनिवार को संघ कार्यकर्ता की हत्या रोकने में नाकाम रही। सखारे ने कहा कि सुनियोजित हत्याओं को रोक पाना अत्यंत कठिन है। श्रीनिवासन की हत्या के पीछे मजहबी उन्मादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ बताया जा रहा है। केरल भाजपा उपाध्यक्ष KS राधाकृष्णन ने दावा किया है कि पुलिस में स्लीपिंग सेल हैं। उधर राज्य की गुप्तचर एजेंसियों ने सरकार को सावधान किया है कि यदि इस मामले पर कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो यहां सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर भारत और पाकिस्तान के लिए पारस्परिक शांति और समृद्धि के हित में जम्मू कश्मीर विवाद को हल करने की बात की है। उन्होंने ये पत्र PM मोदी को ट्वीट कर उन्हें बधाई देने के जवाब में लिखा है। शरीफ ने अपने पत्र में लिखा है, मैं यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान भी क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे लोगों और इस क्षेत्र की प्रगति और सामाजिक आर्थिक तरक्की जम्मू कश्मीर के मूल मुद्दे सहित अन्य सभी विवादों के सार्थक जुड़ाव और शांतिपूर्ण समाधान के माध्यम से पाई जा सकती है। पाकिस्तान तेजी से गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, ये कहना है इमरान सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी का। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में लिखा है, हम पूरी तरह से गृह युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तक इमरान खान ने अत्यधिक संयम बरता है, लेकिन वो वर्तमान हालात से नाराज भीड़ को रोक नहीं पाएंगे। यदि हालात नहीं संभले तो हम देश को गृह युद्ध में झुलसता हुआ देखेंगे। अपने विरोधियों को आयातित नेता बताते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि वे देश नहीं छोड़ पाएंगे। देश में चल रही राजनीतिक उथल पुथल सुप्रीम कोर्ट की विफलता से जुड़ी है। चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पिछले लंबे समय से लद्दाख में चले आ रहे सीमा विवाद के बीच उसने पेगोंग झील पर पुल बना लिया है। इतना ही नहीं, अब चीन ने लद्दाख सीमा के पास 3 मोबाइल टावर भी लगाए हैं। इसकी जानकारी चुशूल के पार्षद कोनचोक स्टेंजिन ने सोशल मीडिया पर साझा की है। स्टेंजिन ने अपने ट्वीट में चीन घुसपैठ की संभावना की ओर इशारा किया है। उन्होंने बताया है कि ये मोबाइल टावर चीन ने लद्दाख सीमा पर हॉट स्प्रिंग के पास लगाए हैं।
यूक्रेन रूस युद्ध का आज 54वां दिन है। खबर मिली है कि यूक्रेन के मुख्य बंदरगाह शहर पर रूस के सैनिकों का कब्जा हो गया है। कल वहां एक विशाल इस्पात संयंत्र को नष्ट कर दिया गया, जो दक्षिणी यूक्रेन के शहर मारियोपोल में प्रतिरोध का आखिरी स्थान था। रूसी सेना के अनुसार करीब 2500 यूक्रेनी सैनिक इस्पात संयंत्र में छिपे हैं, जिन्हें उसने आत्मसमर्पण करने को कहा है। उधर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि यूक्रेन संकट दुनिया के हर 5वें इंसान को प्रभावित कर सकता है। इस युद्ध के कारण हर 5वां इंसान भूखमरी का शिकार हो सकता है। ये युद्ध के 1.7 अरब से अधिक लोगों को गरीबी और भूखमरी के कगार पर पहुंचा सकता है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ रहा है। समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली पुलिस कल यरूशलेम के पुराने इलाके में स्थित अल अक्सा मस्जिद परिसर में फिर से दाखिल हुई और वहां मौजूद फिलिस्तीनियों को बाहर निकाल दिया गया। अल अक्सा परिसर तक यहूदियों की पहुंच सुगम बनाने के लिए हुई पुलिस की इस कार्रवाई से संघर्ष हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में फिलिस्तीनियों के घायल होने की खबरें हैं। इस कार्रवाई में इजरायली पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है।